यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच के अपरिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या तो बताए थे कि कैसे निकालना है। अगर दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या पूछेगा तो बताए थे a+b/2 कर देते हैं। अब अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच का संख्या कितना होता है, अनंत। तो या अपरिमेय संख्या भी अनंत होता है और परिमेय संख्या भी अनंत होता है। तो अगर अपने मन से हम निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा, यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से देखना है ना। अपने मन से तो बोले, यह भी बताए थे कि इसे उसका सबका अलग अलग आ सकता है नहीं आंसर। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से चेक करेंगे, अपने से निकाल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन के आधार पे देखेंगे तो आपका संख्या कितना है, 2 और कितना दिया हुआ है 2.5, दो संख्या है। तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तब ना बीच का परिमेय संख्या होगा। तो देखिए अब जो है 11 को चेक कीजिएगा तो 11 का जो है ये √11 जो दिया हुआ है ना, ऐसे आप कीजिएगा, इस सब का निकालिएगा वर्गमूल तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। या तो भाग विधि से निकालिएगा, तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि इसका भाग से निकालेंगे वर्गमूल तब चेक करेंगे। तो इसका एगो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह से अगर आपसे पूछे कोई अपरिमेय संख्या, ध्यान इधर दो, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर इस तरह से दो संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या पूछेगा तो उसका देख लीजिए, जिस संख्या का पूछेगा ना उस संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो एक 2 का पूछ रहा है और दूसरा 2.5 का, तो 2.5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये सीख लीजिए है ना, नहीं तो बाद में जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं बनने वाला है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 2.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6.25। मतलब 2.5 में फिर 2.5 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6.25 हो जाएगा। इसको आप गुना करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर में रूट चढ़ा देना है ना। तो अब आपका संख्या क्या हो गया, √4 और √6.25 के, तो √4 से बड़ा होना चाहिए और 6.25 से क्या होना चाहिए, छोटा, तब ना इस बीच में जो संख्या आएगा होगा। तो देखिए √11 है तो इसका 4 से बड़ा है रूट में, और अब किसने, अब इसे 6 से छोटा है नहीं ना, है 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो यह तो होगा नहीं। बी का चेक कीजिए तो 4 से √5 बड़ा है ना, और √6.25 से छोटा भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह का अगर कोई संख्या पूछे ऑब्जेक्टिव में तो इसको इसी तरह से करेंगे, न कि भाग विधि से इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे। जिस दो संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या पूछेगा उसी संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग करके और उस पर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए यह 2 और 2.5 के बीच का पूछा था तो 2 का स्क्वायर कर दिए और 2.5 का वर्ग कर दिए और इस पे क्या कर दिए, रूट चढ़ा दिए। तो अब हमको आसान हो गया नहीं, अब रूट यहाँ भी दिख रहा है, रूट यहाँ भी ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो 5 से 4 से बड़ा होना चाहिए और 6.25 से छोटा होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, न कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक जो है दो तरीका से निकालते हैं, एक तो भाग विधि से मौसा निकालना सीखे होइएगा, महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। लघुत्तम भी जो है एक भाग विधि से निकालते हैं और दूसरा गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से अगर निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि का जो है तरीका क्या है कि कोई भी संख्या जो दिया रहता है उसका गुणनखंड कर लेते हैं और उसमें जो दोनों में कॉमन रहता है तब हम HCF वह क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यही ना रूल है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको गुणनखंड कर लेते हैं, उस गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं,
यहाँ देखेंगे CF जब निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 6 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 6 को तोड़िएगा तो 2 दूना 2 तिया 6, तो कितना आएगा 2 गुने 3, तो 2 गुने 3। आप देखिए x कितना बार है, 4 बार, तो इसको तोड़ लीजिए, x गुने x गुने x गुने x 4 बार हो गया, और 1 बार y है तो y को 1 बार गुना कर दीजिए। इसी तरीका से आप जो है सेकेंड जो इसका दिया हुआ है, यह जो है 12xy, तो आप 12 को तोड़िएगा तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो इसका जो आपका आ जाएगा 2 गुने 3 गुने x गुने y। तो इसमें कॉमन क्या है, अगर HCF कौन होगा, जो कॉमन होगा सो, तो देखिए एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है, और एगो x मिल रहा है और एगो y मिल रहा है ना। तो इस सब को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने x गुने y, तो गुना करिए, 3 दूना 6, तो 6 और x y, आपका ये आंसर हो गया। तो 6xy किस ऑप्शन में है, तो डी में। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो देखिए 64 का वर्गमूल भी पूछ रहा है, 64 का क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पता होना चाहिए, और 64 का घनमूल भी पता होना चाहिए। यहाँ 64 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 पे क्या कर देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, और 64 का घनमूल निकालने के लिए रूट तो चढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पे 3 देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसमें से 2 जोड़ा को एक बाहर करते हैं और इसमें से 3 जोड़ा होने पर एक बाहर करते हैं। तो 64 को तोड़ लीजिए, तो 64 का गुणनखंड कीजिएगा, भाज्य गुणनखंड, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 इकाई 2, 2 छक 12, है ना। तो 2 से फिर तोड़ेंगे तो 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। तो यहाँ पे भी 64 है, तो यहाँ रूट के अंदर में 6 बार गुना होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 2 6, 6 हुआ। अब इसमें भी तो उतना ही आएगा, तो इसको तोड़े हैं तो इसको देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, है ना, और घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा निकालेंगे। तो इसमें से अगर हमें निकालना होगा इस वर्गमूल के लिए, 64 वाला का वर्गमूल निकालने के लिए, तो कै गो जोड़ा है, 3 गो, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है घनमूल निकालना है तो कै गो, तो 2 गो 2 गुने 2, तो यहाँ पे वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, घनमूल हो जाएगा 2 दूना 4। तो 64 का ये आपका वर्गमूल हो गया 8 और 4 हो गया घनमूल। तो कह रहा है कि 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो घनमूल यह है और यह है वर्गमूल। तो वर्गमूल में जो है 8 में आपको भाग देना है किससे, घनमूल से। तो घनमूल से भाग दिए और यह है आपका वर्गमूल। तो 4 से काटेंगे क्या मतलब में, 2 चौक 4 दूना 8, माइनस करेंगे शेषफल 0। तो आंसर कितना आया, 2। कितना आया, 2 मरतबे में लगा। तो यहाँ पे 2 किधर है, बी नंबर ऑप्शन में है ना। तो इस तरह से आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, कह रहा है √10 गुने √15 बराबर है। तो किसके बराबर है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि से यह जो रूट है और यह भी रूट में है, तो यह इसमें से आपका किसका बराबर है वो आपको पता करना है। तो इसके लिए कैसे पता करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका रूट गुना में है, गुना में है ना, तो या तो इसको तोड़ लीजिए फिर इसको तोड़ लीजिए, और गुना में है तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 150,
और 150 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और तब ना उसमें से 2 का जोड़ा होगा उसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 150 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो 2 मरतबे में लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 मरतबे, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 इकाई 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से लगेगा 50 25। तो इसका जो गुणनखंड किए हैं तो इसके अंदर में कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इतना आएगा। तो इसमें जोड़ा क्या निकला, 5 केवल जोड़ा निकलेगा ना, तो इसको 5 को बाहर कर दीजिए और बाकी रूट के अंदर में तो यही रह ही जाएगा ना। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो यह जो ऑप्शन किस में है, 5√6 जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो इस तरह से बन जाएगा ना, या आप इसको तोड़ते गुणनखंड करते इसका फिर इसका करते, तो सबसे पहले गुना कर दिए, इसके बाद हम उसमें से जो निकालना था उस हम निकाल लिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 55 में देखेंगे, कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है सो आप पहले समझिए। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यह जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यह जो है 1 4 9 16 यह कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन। तो यह 24 है, यह 24 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है नहीं। देखिए आप कौन सा संख्या में गुना कीजिएगा उसी संख्या से तो 24 होगा। जिस तरह से यह 16 जो है तो कैश में 4 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो यह तो 1600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 सुना है, तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन 24 कोई ऐसा संख्या है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर 24 आएगा नहीं, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक आपका ये मिला और ये 3600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 6 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। न 2400 240 वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है और न ही 2400, यह दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे पता करते हैं, पता चल गया ना। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। मतलब उस संख्या में 16 से भी वह कट जाना चाहिए, 20 से भी कट जाना चाहिए और 24 से भी कट जाना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, इसको तो काट करके देखेंगे नहीं इसको, क्लियर। अब जो हमें देखना है 16 को, तो 16 में 1600 में भाग दे करके देखिए किस से, 16 से। तो 16 से काटेंगे तो कट जाएगा 1 मर्तबे में, है ना, मतलब 100 में, क्लियर। अब देखिए यह तो 16 से कट गया, दूसरा 1600 को काट करके देखिए किस से, 20 से। तो इसे कट जाएगा 2 8 16 और 1 0, 80 मर्तबे में कट जाएगा। अब जो है 1600 को काट करके आपको देखना किस से, 24 से। तो 2 से कटेगा 2 8 16 0 0 है, 2 से कट कहाँ 2 2 दूना 4 कटेगा, 2 से 2 चौका 8 0 0, 2 से 2 छक 12 कटेगा, 2 दूना 4 0 0 2 तिहाई 6। अब देखिए ये तो कट ही नहीं रहा है, अब कटेगा। तो यह संख्या जो है कटेगा नहीं, इसका मतलब जो है यह 1600 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यह तीनों से ना कटना चाहिए। यह पूर्ण वर्ग संख्या 1600 था, लेकिन 16 से काटे तो कट गया, 20 से काटे तो कट गया, लेकिन यही 24 से काटे तो नहीं कटा। जो कह रहा है कि जबकि 16 से भी भाज्य हो, 20 से भी हो और 24 से भी हो। तो अब चेक करते हैं 3600 को। तो 3600 को आप चेक कीजिएगा तो पहले 16 से काटिए, काट करके देखिए 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 8 16, है ना, 0 0, फिर काटिए 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 नामा
18 0 0। फिर 4 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहाँ कट गया, 16 से कटा ना। फिर इसी संख्या को हम काटेंगे 3600 को किससे, 20 से। तो 20 से काटिए तो देखिए इस शून्य से इस शून्य कट गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 8 16 और 0, यह भी कट गया ना। 20 से भी कट गया। अब एक बार किससे चेक करना है, 24 से। तो 3600 को आप 24 से चेक कीजिए। तो देखिए काटिएगा, 2 से कटेगा ना, 2 1 2, 2 8 16 0 0। फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4 12। और देखिए 6 दूना 12 और 6 3 18। ऐसे भी काट सकते हैं छोटा करके। 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 पंचे 10, यह कट गया। तो यह जो 3600 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 16 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है और 24 से भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नोट कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है 56 में यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, तो कितना अभाज्य संख्या चाहिए, 13,986 की बात कर रहा है। जबकि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो कह रहा है 13,986, ऐसे हम अभाज्य संख्या लेंगे तो 2 3 5 7 11, इसके बाद 11 के बाद क्या हो जाएगा, 17 19 डॉट डॉट इस तरह से। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से कितना अभाज्य संख्या कह रहा है, 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। मतलब इन सब को वह जोड़ेगा तो वह उसका संख्या का कितना होगा, n। मान लीजिए कि सबको जोड़ते तो कितना प्राप्त होता है, n। तो यह टोटल इस संख्या कितना है, 13,986। इतना अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर उसे प्राप्त हो रहा है n। ठीक है। तो कह रहा है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। तो यह हमेशा किससे कटेगा, यह कह रहा है हमेशा किससे कटेगा। तो कोई भी ऐसा संख्या यह जो प्राप्त होगा सो हमको तो पता भी नहीं है कि क्या प्राप्त होगा, वो माना है कि n होगा, है ना। तो वो कह रहा हमेशा किस से कटेगा, डैश से कटेगा। तो वह एक ऐसा संख्या है, एक जो है ना, वह संख्या एक जो है किसी भी संख्या को हमेशा काटेगा कि नहीं। एक संख्या जो है 1 जो है उससे कोई भी संख्या काटेगा, n जो कुछ भी n का वैल्यू आएगा उसे एक काटेगा कि नहीं। एक तो हर संख्या को काटेगा और हमेशा काटेगा, हर हाल में काटेगा। तो उसका आंसर क्या होगा, 1। तो ऑप्शन में 1 है, तो इसमें से क्या हो जाए, इनमें से कोई नहीं। यह बात समझे कि नहीं, हम जो बताए हैं, कहा है कि 13,986 अभाज्य संख्याओं को जोड़िएगा तो उसको कितना प्राप्त होगा, n। जो हमें नहीं पता, मान लिया है कि n प्राप्त होगा। जैसे आप मान लेते ना x, तो सब को जोड़ते तो x प्राप्त होता। तो वह जो x संख्या है हमेशा किससे भाज्य होगा, तो एक से ना भाज्य होगा। दूसरा कोई संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग लगेगा कि नहीं, तो कन्फ्यूजन है। लेकिन एक ऐसा संख्या है जो हमेशा कटेगा ही कटेगा, है ना। तो वो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे, कह रहा है संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। इसको p/q के रूप में अगर बदलेंगे तो क्या लिखा जा सकता है। रेकरिंग हटाना सिखाए हैं कि नहीं। तो रेकरिंग कैसे हटाते हैं, तो 0.32 है पर रेकरिंग, है ना। तो इस रेकरिंग हटाने से पहले दशमलव के इस साइड जो दिया रहता है उसको पूर्णांक मान लेते हैं और जिस संख्या पर रेकरिंग दिया रहता है उसे उतार लेते हैं और जितना संख्या पर रेकरिंग दिया रहता है उसके बदले में नीचे उतना क्या देते हैं, 9। तो यहाँ पे उतना 9 दे देंगे, है ना। अब इससे 99 से इसमें 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0।
और 0 को 32 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32। किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो कोई फायदा होने वाला है, चाहे घटाइएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब नीचा में क्या आ जाएगा बट्टा में 99, तो 32 बट्टा 99 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में। एक तो ऐसा भी पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा वह देखिएगा। एक आपको बताए थे, इसी को मान लीजिए 0.32 पर एक ही संख्या पर रेखरिंग होगा, टाइप सेकेंड में देखेंगे। क्या कुछ बता रही थी, क्या है यहाँ पे देखेंगे। दूसरा टाइप जो अगर पूछेगा आपसे, टाइप अगर सेकेंड पूछेगा वह देखेंगे। एक संख्या पर मतलब एक ऐसा संख्या होगा जिस पर कोई संख्या पर रेकरिंग न भी हो सकता है, तो क्या करेंगे 0 को जो है जो दशमलव के इस साइड रहेगा उसे हम पूर्णांक मान लेंगे। जितना संख्या दशमलव के बाद दिया हुआ है उसको उतार देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ है उतना नीचे में क्या लिखेंगे 9। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ है तो एगो 9। अब जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया रहता है उसको क्या करते हैं, उसके बदले में नीचा उतना शून्य देते हैं। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो शून्य, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको ऊपर में माइनस भी करते हैं, तो यहाँ पे -3। अब देखिएगा 90 से जिसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 32 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29/90। कितना हो जाएगा 29/90। तो दो तरीका से पूछ सकता है, तो आपका 32/99 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इधर ऐसा भी पूछेगा तो बन जाएगा ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कह रहा है संख्या 23.43 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। यह जो रेकरिंग हटाना जो है हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो रेकरिंग कैसे हटाते हैं, तो जिस संख्या पर रेकरिंग है देखिए क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाला जो संख्या रहता है उसको क्या मान लेते हैं पूर्णांक, और दशमलव के जो बाद संख्या रहता है उसको ऊपर में उतार देते हैं, और जितना संख्या पर रेकरिंग दिया रहता है उसके बदले में उतना नीचा में क्या देते हैं 9। तो दो संख्या पे रेकरिंग दिया हुआ है तो 2 ठो 9 देंगे। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आप 99 को 23 में गुना करके और 43 आप जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 2320। कितना प्राप्त होगा 2320, और बट्टा में क्या है 99 रह जाएगा, है ना। तो यह जो है आपका किस ऑप्शन में है, एक, है ना। तो 2320/99 है। आप इसको गुना कीजिए फिर 43 को जोड़िए तो आपको 2320/99 प्राप्त होगा। तो इस तरह से रेकरिंग हटाना सीख चुके हैं, बहुत सारा सवाल बनाए हैं, तो नोट कीजिए। कह रहा है 59 नंबर सवाल में, करे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का कितना है 14 गुना। तो पहले आपका HCF आपको पता रहेगा तब ना LCM को 14 गुना ज़्यादा कीजिएगा। दो कोई संख्या है उसका लस और मस की बात कर रहा है, तो कह रहा है जो लस जो है LCM जो है HCF से 14 गुना ज़्यादा है। तो हमें HCF अगर मान लेते हैं कि x, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, माना कि, है ना, माना कि, तो HCF x मान लिए तो LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, HCF का कह रहा है 14 गुना, तो 14x हो जाएगा। इतना सवाल हम पढ़ लिए। कह रहा था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक पता रहेगा तब लघुत्तम समापवर्तक 14 गुना होगा। तो हमने मान लिया कि HCF जो है महत्तम समापवर्तक x है, तो आप इसको 14 गुना कर सकते हैं, 14x हो जाएगा ना। अब आइए, कह रहा लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़ कितना है 600। तो एक तरफ आपका कह रहा है कि LCM प्लस HCF को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है
600, है ना। यहाँ तक सवाल खत्म। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इसको हल कीजिए, है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 दिया है ना, तो यहाँ पे हम एलसीएम x मान लिए हैं और एचसीएफ x मान लिए हैं और एलसीएम 14x मान लिए हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 600, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार जो है आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 14x प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 600। तो इसको जोड़िए, 14x और 1x कितना हो जाएगा, 15x, है ना, बराबर 600। अब देखिए x के साथ 15 क्या है, गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600 और बट्टा 15, तो 15 चौका 60। तो x का वैल्यू कितना आया, 40। x का वैल्यू कितना आया, 40। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ x माने थे तो एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 40। अब 14 में और एलसीएम जो आप माने थे 14x, तो 14 से किस में गुना करेंगे, 40 में। तो 14 चुका कितना होता है, 56। तो 560 हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको एलसीएम भी प्राप्त हो गया और एचसीएफ भी प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो याद कीजिए आपको बताए थे एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। लसा गुने मस होता है ना, तो वही अपनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मस, लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणज, तो जिसमें से एगो संख्या कितना दिया हुआ है, 280। तो पहला संख्या नहीं मालूम है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो पहला संख्या दिया हुआ है तो 280 गुने, तो यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी संख्या, है ना। दूसरी संख्या यह हमें नहीं पता है और दूसरी संख्या हमें पूछ भी रहा है, तो गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो गया और उसके बराबर में होता है लसा गुने मस। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 560 गुने 40 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या हमें प्राप्त करना है, तो दूसरी संख्या को बराबर के इसी साइड रहने दीजिए। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 560 गुने 40 और यह बट्टा में 280 चला जाएगा, तो 280 को बट्टा में जाने दीजिए। तो 0 से 0 खत्म, 8 दूना 16, तो 56 जो है 28 दूना कितना होता है, 56। तो 2 मरतबा में यह कट जाएगा, तो 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो 80 ऑप्शन में कौन है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 80। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस तरह से थोड़ा सा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई यह संख्या है जिसका गुणक यह है, इसका मतलब है कि यह जो संख्या है इससे अवश्य कटेगा। समझ रहे हैं ना, इसका गुणनखंड है। जैसे मान लिया जाए कि 36, तो 36 का एक गुणक 2 भी है, दूसरा 3 भी है, तीसरा 4 भी है और पांचवा 9 भी है। ये सब 36 का क्या है, गुणक है। इसका मतलब है कि 2 से भी 36 कटेगा, 3 से भी 36 कटेगा, 4 से भी 36 कटेगा और 9 से भी 36 कटेगा। उसी प्रकार से एक यह संख्या है जिसका गुणक x प्लस 1 है, यह है, तो इससे यह संख्या अवश्य कटेगा। बात समझ में आया, कोई भी संख्या का गुणक से वह संख्या कटता है। क्लियर। तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है या एक सम पूर्णांक है
एक ऋणात्मक पूर्णांक है या एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले संख्या के मान रख के देखते हैं, है ना। तो n की बात पूछ रहा है, इसका पावर पूछ रहा है, तो x के पावर n और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा सो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले x का मान हम रखेंगे कोई संख्या, है ना। तो x का मान हम रख लेते हैं 2, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन से हमको पता करना होगा n का वैल्यू कितना रखेंगे, ऑप्शन से, अपने मन से रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ एक विषम पूर्णांक, तो सम संख्या और विषम संख्या जानते हैं ना। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो n का वैल्यू हमें कितना रखना है, पहला ऑप्शन को चेक करने के लिए विषम। तो 2 तो सम संख्या है, तो विषम क्या हो जाएगा 3। तो n का वैल्यू कितना रखेंगे 3 और प्लस 1। तो देखिए अब इसको मान निकालिए। तो यहाँ पे देखेंगे दो जगह लिखेंगे, यहाँ पे इसका भी वैल्यू होना चाहिए x प्लस 1, मतलब जो संख्या यहाँ प्राप्त होगा वह संख्या यहाँ जो प्राप्त होगा उससे यह संख्या क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसी संख्या का यह क्या है, गुणक है। तो जो संख्या यहाँ होगा वह संख्या इससे क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो x का मान हम कितना रखे हैं 2, तो x का मान यहाँ भी 2 रखे, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो जो संख्या यहाँ प्राप्त होगा वह 3 से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो देखिए 2 पर पावर 3 है तो 2 दूना 4, मतलब ऐसा ना होगा 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और प्लस 1, तो 8 है 1 क्या हो जाएगा 9। तो 9 जो संख्या है वह इसका 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। इसका मतलब वह संख्या क्या होगा, एक विषम पूर्णांक ही होगा। समझ में आ गया ना। n का वैल्यू क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब सम संख्या देख लीजिए रख करके, अगर विश्वास नहीं होता है तो एक सम पूर्णांक होगा। तो n का वैल्यू आपको सम रखना पड़ेगा, तो 2 रखिए, है ना। तो 2 रखिएगा तो यहाँ भी जो है x क्या माने हुए हैं, 2 माने हुए हैं, तो वो तो सही है। तो n का वैल्यू जब सम रखिएगा 2 रखें तो 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 तो कितना हुआ 5। तो यह जो संख्या 5 प्राप्त हुआ है 3 से कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो यह तो सम पूर्णांक होगा नहीं। उसी तरह से यहाँ ऋणात्मक बोल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे।